Hello everyone, myself Mohammad Arif, studying in PhD classes। तो यार आज टीचर्स डे था और हम सब ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और एक प्लानिंग किया। सर ने भी कहा कि एक टॉपिक प्रिपेयर करके आओ और उसमें कुछ अपना प्रेजेंटेशन, तो टीचर डे पे कुछ पढ़ाई की चीज़ भी होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने एक टॉपिक प्रिपेयर किया है, इस पर बहुत मेहनत की है, ठीक है। और जो मैंने कोशिश की है कि एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, उसको उस चैप्टर के उस डायग्राम से मैं चैप्टर का जो सब बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे नीट में और आपके बोर्ड एग्जाम में भी एक ना एक क्वेश्चन 100% हर साल आते हैं, ठीक है, वो मैं आपका क्लियर करा दूं। एक डायग्राम अगर आप अपने माइंड में सेट किए रहेंगे तो उससे आपके जितने बेसिक्स हैं चैप्टर के वो सब सेट हो जाएंगे। और अगर आप हो सके तो एनसीईआरटी में जो चीज़ें मैं यहाँ लिखूंगा उसको लिख लेंगे साइड बाय साइड, तो बहुत आपकी हेल्प होगी। जो आपका ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये जो डायग्राम आपका दिया है यहाँ पर, ठीक है, उसी डायग्राम को मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अरशद रजा सर को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि आज आप लोगों से मैं मतलब कुछ शेयर कर रहा हूँ अपनी कुछ, ठीक है, बातों को। तो ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या होता है? इतनी केमिस्ट्री तो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि पेंटोज शुगर है यानी कि 5 कार्बन की चेन, 5 कार्बन का। तो देखिए कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4, ये तो वो है, एक कार्बन यहाँ होगा, ठीक है। ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। तो पेंटोज शुगर ये है। अब ये दो प्रकार का होता है। आप लोगों ने डीएनए और आरएनए का नाम तो सुन रखा होगा। तो डीएनए में इसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं और आरएनए में इसको राइबोज बोलते हैं, ठीक है। डीऑक्सी का प्रयोग नहीं करते, क्यों? क्योंकि जब आरएनए की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ओएच प्रेजेंट होता है। अभी मैं बताऊंगा गिनती यहाँ से चालू होती है इसकी, कार्बन गिनती की, क्यों, उसके लिए रीजन है, अभी मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन 1 2 3 4 और 5, तो सेकंड पोजीशन पे OH होता है, लेकिन डीएनए में LOH हट जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी। तो ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके लिए हम कितनी चीजें सीखते जाएंगे, यहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक है। पहली चीज हमने क्या सीखी? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक ऑक्सी, एक डीऑक्सी। ऑक्सी वाला किसमें प्रेजेंट होगा? आरएनए में, और डीऑक्सी वाला डीएनए में। एक चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसी पेंटोज शुगर से जो है ना, ये फर्स्ट पोजीशन पे इसीलिए हम गिनती चालू करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस लगा होता है। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो नाइट्रोजनस बेस होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरामिडीन, ठीक है। अब देखो पिरामिडीन, एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। हम देखो जैसे दुनिया फास्ट हो रही है, अब लोग क्या है बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत जल्दी अपनी बात को निकालना चाहते हैं। जैसे देखो पहले लोग बुलाते थे ब्रदर, अब ब्रदर नहीं बोलते हैं, शहर में चले जाओ ब्रो, ठीक है, तो ब्रो बोलते हैं। अगर सिस्टर तो सिस्टर नहीं बोलेंगे, सिस। इतना अगर ब्रदर बोलेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा भाई साहब बोलकर। तो इतने फास्ट हो गए हैं कि ज्यादा सब ये ब्रदर नहीं बोलेंगे, ब्रो। तो वैसे ही हम लोग को भी एक गोरखपुर में कॉलेज था, जब वहां पर हम लोग वहां पर अक्सर मिलते रहते थे, तो वहां पर हम लोग को जब मिलना होता था तो एट गोरखपुर कॉलेज नहीं बोलते थे, हम लोग क्या बोलते थे? एट जीसी। एट जीसी मतलब एट गोरखपुर कॉलेज, ठीक है। तो ये कि जल्द कम शब्दों में जल्दी से बात करना, तो एट जीसी। अब इसी से हम लोग हमने एक ट्रिक बनाई है कि देखो एट मतलब ए यहाँ लिखो, टी यहाँ लिखो, जी यहाँ लिखो, सी यहाँ लिखो। इतनी बात क्या समझ में आ गई? बहुत इजी बात है, ठीक है। अब देखो ए फॉर एडिनिन, टी फॉर थाइमिन, जी फॉर गुआनिन और सी फॉर साइटोसिन, ठीक है। ये होते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेस, किसमें? डीएनए में। और आरएनए की बात की जाए तो प्यूरिन तो सेम रहेगा, लेकिन जो है पिरामिडीन में जो है वो यूरेसिल आ जाता है। अब कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जो है
थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है कि साइटोसिन की जगह यूरेसिल आता है? तो एक बात बताओ, क्या साइटोप्लाज्म जो है सारे के सारे सेल्स में होगा? कहोगे हाँ। ये कौन सी बात हुई? बिना साइटोप्लाज्म के कौन सा सेल बनेगा? तो उसी से कॉन्सेप्ट लगाओ, साइटोप्लाज्म जब सारे सेल में होगा तो साइटोसिन भी जो है सारे के सारे जो है होगा, क्योंकि यहाँ साइटो पता रहा बस एक ट्रिक कीजिए याद करने के लिए। और थाइमिन की जगह, थाइमिन जो है डीएनए में होगा, इसी की जगह यूरेसिल आ जाता है आरएनए में, यूरेसिल आ जाता है आरएनए में। क्या इतनी बात क्लियर हुई? बहुत इजी बात है, ठीक है। अब देखो इसी में से हम नाइट्रोजनस बेस यानी कि ना डीएनए की हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं, देखो ओएच ले लगा मतलब डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी में से आप कुछ भी लगा देते हैं, मान हमने टी लगा दिया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर टी लगा दिया। तो अब ये जो थाइमिन, ये जो नाइट्रोजनस बेस ऑफ पेंटोस शुगर है, ये मिलकर के क्या बन गया? ये जब मिलेगा तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, अरे यार ये जैसे नाम से, लेकिन अब नहीं कंफ्यूज होना। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, अब ये जो फिफ्थ पोजीशन था ना, इसी से एक पेंटोस ये फॉस्फेट ग्रुप लगा, क्या लगा दो? फॉस्फेट ग्रुप। अब क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। हमने पेंटोस शुगर न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के बारे में देख लिया, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, जब हमने इसको इससे मिलाया क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। हमने तीनों मिलाया क्या बना? न्यूक्लियोटाइड। अब सिर्फ हम इसको लेंगे, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को, इसको क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ डीएनए। जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां से जो है ये नाइट्रोजनस बेस बाहर निकले, अंदर की तरफ निकले होते हैं, और ये जो ये बना होता है ना, इसी को बैकबोन बोलते हैं। ये बैकबोन किससे बनी होती है? पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। तो याद रखना, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस और अगर पेंटोस ये मिला तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। अगर ये और ये मिला तो क्या बनेगा? बैकबोन। और पूरा मिल गया तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। एकदम बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ, अब कुछ आगे बात करते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं, तुम लोग अपने कॉपी में मार्क कर लेना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे मैं ज्यादा खचा पचा नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। अपने कॉपी में मार्क कर लो, आगे बहुत हेल्प होगी। अब देखो मैं बॉन्ड्स की बात करने जा रहा हूं कि बॉन्ड्स किस प्रकार होते हैं। ये जो है नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस जो है पेंटोस शुगर से किस प्रकार जुड़ा होगा? नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होगा, यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और जो ये कार्बन है और ये जो है अपना पेंटोस शुगर है, ये कैसे जुड़ा होगा? ये फास्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होगा, फास्फोएस्टर। ध्यान से मेरे सब सुनो, फास्फोडाइस्टर नहीं, फास्फोएस्टर बोल रहा हूं, फास्फोएस्टर बॉन्ड से। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से याद कैसे रखोगे? ये नाइट्रोजनस बेस है ना, तो नाइट्रोजनस बेस में किससे? यन ग्लाइकोसिड, नाइट्रोजनस बेस यन ग्लाइकोसिड, ठीक है। और फॉस्फेट ये फास्फोएस्टर बॉन्ड से। यन से याद रखना कि नाइट्रोजनस बेस यन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसको हम यहां लिख देते हैं कि हमने अब क्या सीखा? यन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां होगा? अरे बोलो मेरे साथ, तुम लोग बोलो कहां होगा? नाइट्रोजनस बेस और कहां? पेंटोस शुगर के बीच में। अच्छा, और बताओ फास्फोएस्टर बॉन्ड कहां होगा? फास्फोएस्टर बॉन्ड कहां होगा? अरे बोलो, हम बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलोगे? ये देखो पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में होगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। हम लोग जो चीजें इस डायग्राम से सीखते जा रहे हैं सब यहाँ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इतनी चीजें आपने सीख ली। अब इसी के आगे ये तो एक चीज हो गई, एक न्यूक्लियोटाइड। कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर ही तो डीएनए बनाते हैं दोस्त। कई न्यूक्लियोसाइड मिलकर के एक आरएनए बनाएंगे, कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए बनाएंगे। ये बात तो जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो, ठीक है। तो इसके आगे और भी होगा, तो यहाँ पर एक इसी प्रकार से और हम बनाते हैं। देखो ये वो लग गया, ये कार्बन की जो है रिंग बन गई, कार्बन की रिंग बन गई। ये देखो ये कार्बन लग गया, और यहाँ से ये देखो इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए 2 मान ये लगा है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, ये पूरा कर दिया, यहाँ से पूरा कर दिया हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, यहाँ से एक पेंटो सुपर लग गया और ये इससे जुड़ा होगा। अब देखो तुम जानते हो ये फास्फोएस्टर कौन से जुड़ा होगा? क्यों? कार्बन और फास्फोर के बीच में ये फास्फोएस्टर कौन से? फास्फोएस्टर और फास्फोएस्टर, और ये दोनों जब दो हो गए तो क्या बोल दोगे? फास्फोडाइस्टर। सब तो समझ रहे हो दोस्त? फास्फोडाइस्टर, फास्फोएस्टर प्लस फास्फोएस्टर क्या बन गया? फास्फोडाइस्टर लिंकेज बन गया। और देखो जब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ न्यूक्लियोटाइड की जो रिंग बनती है, जैसे क्या डीएनए बनेगा न्यूक्लियोटाइड रिंग के, ठीक है? तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा न्यूक्लियोटाइड के बीच में? तो कहोगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाएगा। और अगर पूछा जाएगा फॉस्फेट और पेंटोस शुगर के बीच में तो कहोगे फास्फोएस्टर बॉन्ड पाया जाएगा। और अगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट के बीच में पूछा जाएगा, पेंटोस शुगर के बीच में पूछा जाएगा तो कहोगे यह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम से सारी चीजें क्लियर होती होगी, ठीक है? सारी चीजें अपने एनसीईआरटी में नोट कर लो यार, बहुत जल्द होगी। और यार ये सब चीजें मैंने कहीं यूट्यूब या और कहीं से कॉपी नहीं की है, ये खुद की मैंने बैठ बहुत मेहनत की है कंटेंट बनाने में। ये पर्सनल मेरा इस पे कॉपीराइट क्लेम, ठीक है? हाँ, ये मत सोचना मैं कॉपी करके आ गया हूँ, ठीक है? पूरा मेहनत की, इसलिए आप लोग भी लिखेंगे, अगर इससे आप कुछ सीखेंगे आपका नंबर आएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है? तो यहाँ क्या आएगा? फास्फोडाइस्टर, फास्फोडाइस्टर। इतनी चीजें हम सीख चुके हैं। यार अर्शद सर ने अगर हमें इतना मौका दिया ये तो उस पर खरा उतरना तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना, इसलिए मेहनत किया है यार, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ एनसीईआरटी में दिया होगा यहाँ OH लगा है। क्यों OH लगा रखा है? क्योंकि जब ये इससे बॉन्ड बनाता है यहाँ भी OH था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन प्लस OH मिलकर के वाटर निकल जाता तभी ये बॉन्ड बनता है। लेकिन जो ये OH है यहाँ पर देखो कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये OH किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए ये निकलता नहीं है, तो यहाँ पर OH लगा रह जाता है। तो जिस तरफ OH लगा रह जाता है उस तरफ जो है 3 प्राइम बोलते हैं, और जिस तरफ ये फॉस्फेट लगा होता है उसको 5 प्राइम बोलते हैं। ये जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये चैप्टर में आगे जाओगे ना 5 प्राइम और 3 प्राइम का इतना इंपॉर्टेंस है, ठीक है? और बच्चे यहाँ पर इसको बहुत छोटी सी बात समझ के इग्नोर कर देते हैं। इसको ध्यान से समझ लो कि जिस तरफ फॉस्फेट लगा होगा वो 5 प्राइम होगा, जिस तरफ OH लगा होगा वो 3 प्राइम होगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ज्यादा इसको गहराई से समझो। इधर 5 प्राइम इधर 3 प्राइम। इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो यहाँ लिखिए ट्रिक, यहाँ से सीख लो। फॉ से जो होता है फॉस्फेट होता है, फॉ से होगा तुम्हारा फॉस्फेट और फॉ से होगा 5, ठीक है? फॉ से फॉस्फेट, फॉ से 5 मिल रहा है, शब्द समझ में आ रहा है? फॉ से फॉस्फेट, फॉ से 5, इसलिए जो फॉस्फेट है उसी तरफ 5 प्राइम होता है। एक ट्रिक बहुत आराम से इससे तुम लोग क्लियर कर सकते हो कि फॉस्फेट की तरफ 5 प्राइम होगा। ये चीज भी आप सीख लीजिए, इधर 5 प्राइम इधर 3 प्राइम होगा। इतनी बातें क्लियर हो रही है, ठीक है? अच्छा एक चीज देखो, जब ये डीएनए बनेगा तुम लोग भी जानते हो कि जो डीएनए है ना ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि बस एक ही है, तो ये एक है, एक स्ट्रैंड ये बन रहा है, ठीक है? इसका बैकबोन तुमने बता दिया, इधर नाइट्रोजनस बेस निकले होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर एक और होगी, एक और स्टेप लगी होगी न्यूक्लियोटाइड्स की, उसके नाइट्रोजनस बेस इधर निकले होंगे। इससे क्या समझ में आ रहा है? जो न्यूक्लियोटाइड है हमेशा इनसाइड की तरफ रहता है, ये कभी इधर नहीं हो सकता, ये कभी इधर नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होगा? बैकबोन के इनसाइड की तरफ होगा। इसलिए ये भी पॉइंट याद रख लो। और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है, ये कैसे होंगे? हमेशा इनसाइड की तरफ होंगे। क्या ये बात भी क्लियर हो गई? ठीक है? यहाँ नीचे लगा होगा तो इसका ये देखो, यहाँ पर इसमें यहाँ भी होगा, मैं आगे लिखा था, यहाँ ये लिख रहा हूँ। और यहाँ जो लगेगा इसका T के सामने हमेशा देखो, A के सामने हमेशा T आएगा, T के सामने और G के सामने हमेशा C आएगा। तो यहाँ जो लगा रहेगा वहाँ पर T के सामने A आएगा, यहाँ पर ऐसे लगा होगा, और A के सामने T लगा होगा ऐसे, ठीक है? तो ये हमेशा इनसाइड की तरफ होगा, ये बात याद रख लो, ठीक है? 8 चीजें हमने एक डायग्राम से अभी तक सीख चुके हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग एकदम पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर जो है ये चीज दी हुई है, बच्चे ये इसको बैठ के रखते हैं,
बैक्टीरियोफेज का इतना होता है, इसका इतना होता है, रट भी लेते हैं। लेकिन एक चीज़ वो ध्यान नहीं देते हैं कि जो 5174 है इसका 538 न्यूक्लियोटाइड दिया है, बाकी सारे में बेस पेयर दिया है। इसमें न्यूक्लियोटाइड दिया, बाकी सारे में बेस पेयर दिया है, ठीक है। और वो इसका मतलब नहीं समझ पाते। एक बात समझो यार, एक न्यूक्लियोटाइड में कितना बेस है? एक है, एक नाइट्रोजनस बेस है। जब इसके सामने एक और नाइट्रोजनस बनेगा तब एक और बेस आएगा, और ये दोनों ऐसे कुछ मिल करके ऐसे लग करके एक बेस मिल करके क्या बनाएंगे? बेस पेयर बनाएंगे। एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ होगा, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ होगा, दोनों मिल करके जब इसका बेस मिलेंगे तो बेस पेयर बनाएंगे। इसका मतलब हम एक फार्मूला यहाँ निकाल सकते हैं, क्या? न्यूक्लियोटाइड बराबर 2 into बेस पेयर, 2 into बेस पेयर। अब एग्जाम में गलती मत करना। अगर एग्जाम में दे दिया लॉकडाउन, मान लो एग्जाम में दे दिया तुम्हारे पास कि ह्यूमन डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना मेरे दोस्त। वहां बेस पेयर का कंटेंट दिया है, वहां बेस पेयर का कंटेंट दिया, न्यूक्लियोटाइड का नहीं। न्यूक्लियोटाइड के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ एक और लगा रहेगा तो एक न्यूक्लियोटाइड, देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे बनी रहेगी, ठीक है। और एक न्यूक्लियोटाइड में एक ही बेस है, और एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ इसके सामने और लगा रहेगा तो यहाँ इसका एक बेस होगा, और ये 2 बेस मिलकर का बेस पेयर बनते हैं। तो मतलब एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, 9 चीजें हमने सीख ली है। आगे देखते हैं, जो ये 2 नाइट्रोजन बेसेस है ना, इसकी बीच की जो दूरी है ना, ये 0.04 नैनोमीटर है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 2 नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में, पेयर नहीं बोलना, पेयर कब होगा? जब ऐसे ऐसे आ जाएगा। 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में दूरी कितनी होती है? तो क्या होती है? 0.34 नैनोमीटर। ऐसे आके वही लिख लो, और इसको कंफ्यूज मत करना नाइट्रोजनस बेस से यार। नाइट्रोजन बेस ऐसे ऐसे सामने होता है, बेस के नाइट्रोजन बेस पेयर सामने होगा, और नाइट्रोजन बेस की दूरी में बताओ 0.34 नैनोमीटर होती है। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, 10 चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। एक ही डायग्राम पे चल रहे हैं, एक ही डायग्राम पे चल रहे हैं, सारे बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाए जो 11वीं चीज है। अब देखो 11वीं चीज यही जान लो कि इसी न्यूक्लियोटाइड से जुड़ करके जो है, इसी न्यूक्लियोटाइड से जुड़ करके है यहाँ पर डीएनए होता है। एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ लगा होगा, इससे बेस पेयर यहाँ लगा होगा, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ लगा होगा, बेस पेयर लगा होगा, न्यूक्लियोटाइड लगा होगा, बेस पेयर लगा होगा, ऐसे ऐसे करके जो है अपना डीएनए बनता है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फास्फोएस्टर और फास्फोडाइस्टर में कंफ्यूजन मत होना। न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ही होता है, तो इसी से जुड़ करके क्या बनता है? डीएनए बनता है। कई लोग पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं, जहां भी नहीं पाते हैं न्यूक्लियोटाइड और डीएनए के बीच में रिलेशन क्या होता है। तुमको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और रुको, अभी बता रहा हूँ। ये समझो कि ये जो सामने सामने जब होता है ना, लास्ट बात सुनो, ये जो सामने सामने होता है ना, इसके आगे एक और लगा होगा ये न्यूक्लियोटाइड की चेन, तो यहाँ से और नाइट्रोजनस बेस निकले होंगे। तो अभी हमने सीखा था ADGC मतलब ऐड प्रोडक्ट कॉलेज, ठीक है, ठीक है। एडेनाइन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, ठीक है। तो ऐड पहले आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, GC बाद में आ रहा है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ट्रिक ये कई बार कंफ्यूज बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बैठ के रखते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जो पहले आ रहा है उसमें कम हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जो बाद में आ रहा है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे। तो ऐड पहले आ रहा है, A और T के बीच में डबल बॉन्ड और G और C के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यू आ जाएगा तो वहां पर जो है वहां पर भी 2 ही बॉन्ड होंगे A और E के बीच में, ठीक है। इतनी सारी बातें जो है क्लियर होगी। कुछ और बातें जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है उससे सुन लो। पूछता है कि आरएनए क्यों है ज्यादा रिएक्टिव होता है, आरएनए से ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि वहां पर OH प्रेजेंट होता है और यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। डीएनए से जो OH इसीलिए हटाया गया क्योंकि डीएनए को कम रिएक्टिव बनाना था, उसको स्टेबल जो है हमें बनाना था, जो हमारे जेनेटिक कोड को स्टेबली कंट्रोल कर सके, इसलिए वहां पर हमने T लगाया था और ये OH को हटाया गया था। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन था। बाकी ये सब चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। एक ही डायग्राम से मैंने बहुत सी चीजें कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो यार वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और अगर अरशद सर को जानते होगे तो यार उनको टीचर ने जो लोग नहीं बोले उनको बोलना जरूर, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय।